एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, उन वीर और वीरांगनाओं को जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए अपने आप को समर्पित किया। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे वल्लभ भाई पटेल, जिनका लोकप्रिय नाम सरदार पटेल के नाम से जाना जाता था, लोकप्रिय थे। वो एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, एक अधिवक्ता थे और देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे थे, जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम किया था कि जो रियासतें थी भारत में उनका एकीकरण किया था। सरदार पटेल का जन्म गुजरात के एक लेवा पटेल जाति में हुआ था, जो कि एक पिछड़ी जाति में आती है। वे जबेर भाई पटेल इनके पिताजी थे और पढ़ाई लिखाई अपनी करने के बाद यहाँ लंदन से वकालत की डिग्री लेकर के आए थे और अहमदाबाद में जाकर के वकालत करने लगे थे। उसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी के विचारों से प्रेरित हुए और प्रेरित होकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू किया था। सबसे पहला इनका आंदोलन जो सरदार पटेल का रहा, 1918 में खेड़ा संघर्ष में इन्होंने नेतृत्व किया था आंदोलन का। उसके बाद 1928 में बारडोली सत्याग्रह, जो कि गुजरात में किसानों का सत्याग्रह था, उसका नेतृत्व किया था। आजादी के बाद जब ये गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने, उस वक्त 562 देसी रियासतें थी इस देश में। 562 अलग अलग राजा थे जो कि स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये काम बखूबी किया था कि 562 की 562 रियासतों को भारत में विलय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था सरदार पटेल जी का, जिस कारण इनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। ये सब चीजें आप लोग जानते हैं, आपने पढ़ा है, स्वतंत्रता संग्राम में, देश की आजादी में पढ़ा हुआ है, सब कुछ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, जो कि इतिहास की किताबों में ज्यादातर नहीं लिखी है, अगर लिखी भी है तो घुमा फिरा के लिखी है, कि जब देश आजाद हुआ था उस समय सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनना था स्वतंत्र भारत का। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। ये जानना विस्तार से, खास करके जो पिछड़े समाज हैं, ओबीसी समाज के लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से कब कब इनको और इनके नेताओं को पछाड़ा गया, इनको गिराया गया, इनको पीछे किया गया, इनका अपमान किया गया। सरदार पटेल उनमें से एक हैं कि उस समय सरदार पटेल पिछड़ों के इकलौता नेता थे जो कि कांग्रेस में गांधी एंड कंपनी के साथ में काम कर रहे थे। 1946 में जब वो प्रधानमंत्री, 1946 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की बात चली थी, क्योंकि ये लगभग तय हो चुका था 1946 में कि आजादी मिलने वाली है, और ये भी तय था कि जो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आजाद थे। मौलाना आजाद पिछले 6 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इस चुनाव में वो भी भाग लेना चाहते थे, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे इस देश के। लेकिन गांधी ने उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया, कड़े शब्दों में, कि आप अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी नहीं करेंगे। तो मौलाना आजाद इनकी बात को मान करके, इनके दबाव में आकर के
उन्होंने अध्यक्ष पद से नाम वापस ले लिया। सरदार पटेल भी अध्यक्ष पद के दावेदार थे, लेकिन सरदार पटेल का भी नाम इन्होंने वापस करवाया गांधी ने। और आप लोगों को शायद विदित है, ये लिखा हुआ है बहुत जगह कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया में 15 राज्यों की समितियां बनी हुई थी, उनके वोट के आधार पर फैसला होता था। तो उन 15 राज्यों की समितियों में से 12 राज्यों ने सरदार पटेल के पक्ष में वोट दिया था और 2 राज्यों ने जेपी कृपलानी के पक्ष में दिया था और एक राज्य ने पट्टाभी सीतारमैया के पक्ष में वोट दिया था। मतलब ये गौर करने वाली बात है कि नेहरू के पक्ष में 15 में से एक भी वोट नहीं था और ये कांग्रेस की ये प्रक्रिया थी। लेकिन इस प्रक्रिया को धता बताते हुए, लोकतंत्र की हत्या करते हुए गांधी ने सरदार पटेल पर दबाव बनाया कि वो कांग्रेस पद की उम्मीदवारी वापस लें। वापस लेने के लिए दबाव बनाया, हालांकि सरदार पटेल वापस नहीं लेना चाहते थे। तो जो जेपी कृपलानी थे, जेपी कृपलानी ने सबसे पहले उनके नेहरू के पक्ष के लिए प्रस्ताव रखा, नेहरू के पक्ष के लिए प्रस्ताव रखा। हालांकि इससे पहले जब 15 में से 12 सरदार पटेल के पक्ष में थे, नेहरू के पक्ष में एक भी नहीं था, तो गांधी ने नेहरू से कहा था कि प्रक्रिया के हिसाब के आपके पक्ष में कोई भी प्रदेश नहीं है, आप क्या कहते हैं? नेहरू मौन रहे, नेहरू ने कुछ नहीं कहा। जब नेहरू ने कुछ नहीं कहा तो जो कृपलानी ने एक वो बनाया था, पहले तो नेहरू के पक्ष में एक समर्थन बनाया था जिस पे सबने साइन कर दिए थे। दूसरा उन्होंने पत्र बनाया था सरदार पटेल की नाम वापसी के लिए। सरदार पटेल ने उस पर साइन नहीं किए थे, वो गांधी को दे दिया था। गांधी ने जब नेहरू से पूछा कि आपके पक्ष में एक भी नहीं है, तो नेहरू चुप रहे, नेहरू ने कोई जवाब नहीं दिया। तो जब नेहरू ने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर गांधी ने जबरदस्ती प्रेशर दे करके सरदार पटेल से उस पर साइन करवाए कि मैं अध्यक्ष पद से अपना नाम वापस लेता हूं। और इस तरीके से नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा दिया। जब नेहरू को अध्यक्ष बनवा दिया तो इससे पहले ये जानते थे, सरदार पटेल ये जानते थे कि ये कूटनीति हो रही है, उनके साथ में अन्याय हो रहा है, लेकिन कांग्रेस की एकता बनाए रखने के लिए और गांधी को अपना वो भरोसा मानते थे, गांधी के निवेदन पर उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए अपना वापस ले लिया नाम और इस तरीके से नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। और जब नेहरू प्रधानमंत्री बन गए तो उस समय राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा था, खबर सुन के उनके मुंह से एक बात निकली थी कि एक बार फिर गांधी ने अपने चहेते चमकदार चेहरे के लिए अपने विश्वास पात्र सैनिक की कुर्बानी दे दी। अब सवाल यह है कि इसमें दलील दी गई, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैंने बहुत सारी दलीलें पढ़ी हैं कि भाई आखिर क्यों नेहरू का समर्थन किया था, गांधी नेहरू को क्यों प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। तो पहला दलील तो ये था कि गांधी नेहरू को एक मॉडर्न ख्यालों का मानते थे, एक विदेश में पढ़ करके आया है तो मॉडर्न ख्यालों का मानते थे, आधुनिक पीढ़ी का मानते थे और सरदार पटेल को पिछड़ा मानते थे या उसके योग्य नहीं मानते थे। और दूसरा कारण यह था कि नेहरू ने यह घोषणा कर दी थी कि वो किसी के नेतृत्व में और किसी के नेतृत्व में काम नहीं करेंगे। तो एक तरीके से ये देखा जाए तो ये नेहरू की दादागिरी थी।
नेहरू की दादागिरी थी और गांधी ने उस दादागिरी का समर्थन किया, तो गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की। और ये सिर्फ 1946 में ही नहीं, इससे पहले का इतिहास भी जानना जरूरी है कि गांधी ने कब कब सरदार पटेल के साथ में विश्वासघात किया, अन्याय किया। 1929 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद की का चुनाव होना था, उस समय भी सरदार पटेल ने अपना नामांकन भरा था। सरदार पटेल ने भी भरा था और गांधी ने भी भरा था। गांधी नहीं चाहता था कि सरदार पटेल कांग्रेस का अध्यक्ष बने, तो इसलिए उसने खुद भी अध्यक्ष पद छोड़ा और दबाव बनाया, सरदार पटेल से भी नाम की वापसी करवाई। और इस तरीके से 1929 में भी नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया गांधी ने। बात यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद 1937-38 में फिर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है। सरदार पटेल फिर दावेदारी करते हैं और गांधी उनको दबाव में लेकर के फिर उसका नामांकन वापस करवा देते हैं सरदार पटेल का, और पुनः नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा देते हैं। तो ये लगातार 3 बार सरदार पटेल के साथ में ऐसा हुआ। इसमें तमाम सारी प्रक्रियाएं दी हुई हैं, प्रतिक्रियाएं कि आखिर ये क्यों किया। कोई कह रहा है कि भाई गांधी चाहते थे कि सरदार, वो नेहरू नरम नीति के थे, इसलिए वो आराम से अंग्रेजों से ठीक से बात कर पाएंगे, पढ़े लिखे। तो सरदार पटेल भी लंदन में थे, जबकि सरदार पटेल लंदन में टॉप करके आए थे अपने समय में, और जबकि नेहरू तो मुश्किल से घिसपिट करके पास हुए थे, वहां वकालत पढ़ने गए थे। तो सरदार पटेल नेहरू से ज्यादा क्वालिफाइड थे, ज्यादा नंबर आए थे, उन्होंने उस कॉलेज को टॉप किया था वकालत में। तो कैसे हो गए कि भाई ये इतने वो नहीं थे मॉडर्न ख्यालों के। ये गांधी की सिर्फ चाल थी, और ये भी कई अपने अपने दिया है कि भाई इससे कांग्रेस टूटने का मौका जो है, कांग्रेस टूट जाती। और ये भी किसी ने कहा कि अगर नेहरू को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता तो नेहरू अलग पार्टी बना सकते थे, इससे देश की आजादी में खलल पड़ता, गांधी की साख पे बट्टा लगता। तो गांधी ने अपनी साख को बट्टा लगने से बचाने के लिए सरदार पटेल की बलि चढ़ा दी। ये तो बहुत सारी हैं, लेकिन असली बात जो किसी ने नहीं बताई वो मैं बताना चाहता हूं कि गांधी ने क्यों सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। क्योंकि गांधी घोर जातिवादी आदमी था। गांधी वर्ण व्यवस्था और जातिवाद में पक्का कट्टर समर्थक था। और एक बार नहीं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को जाति के शूद्र होने के कारण गांधी और कांग्रेस ने पग पग पर बाबा साहब के काम में रुकावटें डाली थी। पूना पैक्ट आप लोग पढ़ लेना। इसी तरीके से सरदार पटेल भी चूंकि शूद्र वर्ण में आते थे, पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते थे, शूद्र थे ये, इसलिए नेहरू और गांधी और पूरी कांग्रेस, ये कोई नहीं चाहता था कि एक शूद्र वर्ण का व्यक्ति कांग्रेस का नेतृत्व करे। क्योंकि उस समय कांग्रेस ब्राह्मणवादी पार्टी थी, ब्राह्मणों की, राजे रजवाड़ों की, सरमाएदारों की पार्टी थी। तो वो राजे रजवाड़े सरमाएदार लोग एक शूद्र के नेतृत्व में काम नहीं कर सकते थे। असल बात ये थी जो कि किसी ने इसकी समीक्षा नहीं की। गांधी शूद्र विरोधी था, वर्ण विरोधी था और महिलाओं का विरोधी था। जब जब महिलाओं के या शूद्रों के या पिछड़ों के उत्थान की बात आई, गांधी ने हमेशा टांग अड़ाई। यहां तक कि जब शूद्रों को, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को बाबा साहेब 2 वोट का अधिकार लेके आए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार लेके आए थे अंग्रेजों से गोलमेज सम्मेलन में, उस समय गांधी ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। गांधी ने आमरण अनशन कर दिया था कि मैं अपने प्राणों की बाली दे दूंगा, लेकिन शूद्रों को यह अधिकार नहीं मिलने दूंगा। सरदार पटेल के साथ भी ऐसा ही किया, मौलाना आजाद के साथ भी ऐसा ही किया। वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान इस देश का प्रधानमंत्री बने, वो नहीं चाहते थे गांधी कि शूद्र इस देश का प्रधानमंत्री बने। इस कारण गांधी ने देश के टुकड़े भी इसीलिए कराए। जो 3 टुकड़े हुए,
उसमें केवल और केवल गांधी जिम्मेदार था, सिर्फ इस बात के लिए कि नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। अगर उस समय जिन्ना या मौलाना आजाद प्रधानमंत्री बन जाते तो शायद देश के टुकड़े नहीं होते। और कई बार ऐसे वाकये आए कि गांधी ने कभी अनशन नहीं किया, लेकिन जब शूद्रों को 2 वोट का अधिकार मिला तो गांधी ने अपनी जान की बाजी लगा दी। जब देश का बंटवारा हुआ तो गांधी ने एक बार भी कोई आपत्ति नहीं की, कोई इसने आंदोलन नहीं किया, कोई इसने अनशन नहीं किया। जब मुसलमानों को अधिकार मिलने की बात आई, गांधी ने अनशन नहीं किया। जब सिखों को अधिकार मिलने की बात आई, गांधी ने नहीं मिला। जब एंग्लो इंडियंस की बात आई तो गांधी ने नहीं किया, लेकिन जब शूद्रों की बात आई तो गांधी ने आमरण अनशन कर दिया। इसलिए गांधी घोर जातिवादी वर्णवादी व्यक्ति था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के प्रधानमंत्री बने। इस कारण उसने कांग्रेस के जो संविधान था उसकी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कांग्रेस के संविधान के लोकतंत्र की हत्या की, सिर्फ और सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल को बाहर रखने के लिए और नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाने के लिए। इसलिए मेरा सभी ओबीसी समाज के लोगों से आह्वान है कि गांधी शूद्र समाज का दुश्मन नंबर 1 था। गांधी जो दलित समाज और ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज मतलब शूद्र समाज का दुश्मन नंबर 1 था। इस कारण इसने सरदार पटेल को मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। बाबा साहब अधिकार जो लड़ रहे थे, बाबा साहब के रोड़े अटकाए। तो ये समझना पड़ेगा ओबीसी समाज के लोगों को कि एक ओबीसी होने के कारण, एक शूद्र होने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। अगर हम बात करें आज के शासन की, तो ओबीसी लोगों को वो भी आंखें खुल जानी चाहिए, आंखें खोल के देखना चाहिए कि आज की भाजपा सरकार ने 30,000 करोड़ की एक कीमत लगा करके मूर्ति लगाई है सरदार पटेल की। उस मूर्ति के झांसे में और धोखे में ना आए। ये गुमराह करने की राजनीति है कि उस मूर्ति के चक्कर में सारे ओबीसी के लोग बीजेपी के पीछे पागल हुए पड़े हैं। अभी का घटनाक्रम, मंदिर शिलान्यास का घटनाक्रम उनको देख लेना चाहिए कि घटनाक्रम में किसी शूद्र को, चाहे तो पिछड़े समाज के रहे, चाहे शूद्र समाज के रहे, चाहे दलित समाज के रहे, किसी शूद्र समाज के व्यक्ति को शिलान्यास में नहीं बुलाया, पास नहीं फटकने दिया। उमा भारती बेशर्मी से पहुंच गई तो उसे सरयू के किनारे बिठा दिया कि तुम वहां बैठो। तो इससे आंखें खुल जानी चाहिए और शूद्रों की भी खुल जानी चाहिए कि जो राष्ट्रपति प्रथम नागरिक था, दुनिया भर के उनको बुलाया गया, लेकिन जो प्रथम नागरिक था वो शूद्र था, इसलिए उसको नहीं बुलाया गया। तो इतना भारी अपमान इन पिछड़ों का और शूद्रों का, पिछड़ों का और शूद्रों का ये वर्तमान सरकार में हो रहा है। तो वर्तमान सरकार से इन शूद्रों को, खास करके पिछड़ों को और दलितों को समझ आ जानी चाहिए, इनकी आंखें खुल जानी चाहिए। और अगर आप नहीं भी अब नहीं खुली तो फिर कभी नहीं। बहुत बुरा समय आने वाला है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, एसएम न्यूज का धन्यवाद करता हूं, सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।